अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें लोबिया की उन्नत खेती। श्री विधि से धान की स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीक। जैविक खाद का महत्व एवं इनको प्रयोग करने की विधि। प्रदेश के किसान भाई लोबिया फसल की खेती अपनी उपयोगिता के अनुसार चारा, सब्जी और दलहन के रूप में करते हैं। तो इस समय जो किसान भाई दलहन के रूप में इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो इसकी अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह से करें उन्नत खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर YB सिंह। लोबिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो किसान भाई खरीफ के मौसम में उगा सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि लोबिया हम लोग चारे के लिए उगाते हैं, सब्जी के लिए उगाते हैं और लोबिया हम लोग दलहन के रूप में भी उगाते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे जो लोबिया आप दलहन के लिए उगाते हैं, दालों के लिए उगाते हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने अभी इस पे शोध कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हमने कई उन्नतशील किस्में विकसित की हैं जो शीघ्र तैयार हो जाती हैं। शीघ्र से हमारा मतलब है कि बुआई के 60 से 65 या 70 दिन में ये किस्में तैयार हो जाती हैं। ये किस्में हैं पंत लोबिया 1, पंत लोबिया 2, पंत लोबिया 3, पंत लोबिया 4, पंत लोबिया 5। इन किस्मों में जो दाने का रंग है वो सभी में अलग अलग है। जैसे पंत लोबिया एक सफ़ेद दाने वाली है, इसमें प्रोटीन की मात्रा करीब 27% होती है, पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। इसी तरह से पंत लोबिया 2 लाल दाने वाली है, जैसे कि आप अरहर का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से अगर दलहन में लोबिया आप इस्तेमाल करना चाहें तो पंत लोबिया 2 का दाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 30% प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि देखें तो लोबिया की जो आजकल उन्नतशील किस्में हैं लगभग सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इस किस्म में पाई जाती है। इसके अलावा पंत लोबिया 3 है जो भूरे दाने वाली है, ये बहुत अच्छी किस्म है, ये कहीं भी आप उगा सकते हैं और ये थोड़ा सा सूखा और थोड़ा सा बारिश को भी सहन कर लेती है। पंत लोबिया 4 एक नई किस्म है जो सफ़ेद दाने वाली है, इसका पौधा सीधा रहता है, फलियां ऊपर को आती हैं, तो आप उन फलियों को मशीन से भी आप उसकी कटाई कर सकते हैं। इसी तरह से पंत लोबिया 5 है जो भूरे दाने वाली है, लेकिन इसका दाना बहुत मोटा है, चने की बराबर मोटाई इसकी दाने की होती है, तो आप दाल के लिए इसको उगा सकते हैं। इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी पाई गई है। ये सारी किस्में 60 से 70 दिन में मैदानी क्षेत्रों में पक के तैयार हो जाती हैं। अगर आप खरीफ के मौसम में बुआई करना चाहते हैं तो जहां बरसात कम होती है उन राज्यों में आप जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि उत्तराखंड है या और जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ मैं कहूँगा कि अगस्त के महीने में जब बारिश कम होना शुरू हो जाए तब किसान भाई बुआई करें। और उस तरह से आप 30 अगस्त तक भी उत्तरी भारत में इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें, 1-2 जुताई करके खेत को समतल कर लें और इसमें खाद जो डालेंगे वो आप 25 से 30 किलो नाइट्रोजन,
60 से 70 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलो पोटास, ये तीनों खाद ले लें। इन तत्वों की पूर्ति के लिए 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के समय 135 किलोग्राम डीएपी और 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। जहां तक बीज के मात्रा की बात की जाए तो 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए झाड़ीदार प्रजातियों की 20 से 25 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें और चढ़ने वाली प्रजातियों का 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रयोग करें। और अंतिम जुताई के समय खेत में इसको मिला दें और उसके बाद खेत समतल करके बीज की बुवाई करें। बीज बुवाई के समय ये सुनिश्चित कर लें कि खरीफ का मौसम है, बरसात हो गई है, नमी पर्याप्त है उसमें, तब आप बुवाई करें। अगर नमी कम है तो ऐसी संभावना कम होती है कि अगस्त में नमी कम हो, लेकिन फिर भी अगर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, नमी खेत में कम है, तो हल्की पलेवा कर लें, सिंचाई कर लें बुवाई से पहले, जिससे कि खेत में पर्याप्त नमी हो। एक ध्यान और आपको करना है कि खेत में कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए। खेत आपका ऊंचा हो, थोड़ा ढालू हो, जिससे कि पानी अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी खेत से बाहर निकल जाए। उसके बाद बीज ले लें, बीज का शोधन कर लें। इसके लिए 2 ग्राम थीरम, 1 ग्राम बेवस्टीन प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाएं और बीज में दवा मिलाते समय आप थोड़ा पानी छिड़क दीजिए बीज के ऊपर, फिर दवा छींट दीजिए, फिर उसको अच्छी तरह से बीज में दवा को मिला दीजिए। उसके बाद बीज की बुवाई करेंगे। बीज की बुवाई आप ज़्यादा अगर खेत बो रहे हैं तो सीडल से भी कर सकते हैं। कतार से कतार की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं और बीज ऐसा गिरे कि कम से कम 10 सेंटीमीटर का फासला पौधे से पौधे का रहे। तो इस तरह से आप दूरी सुनिश्चित करेंगे। अगर थोड़ा आप बो रहे हैं तो आप हल्के पीछे भी बुआई कर सकते हैं। बहुत गहरा बीज नहीं पड़ना चाहिए, 40 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज पड़े, ऐसा आप ध्यान कर लें। तो इस तरह से बुआई के बाद पाटा चला करके खेत को समतल कर लें। 1-2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करेंगे। जो अब घास नहीं आना चाहिए, आपका खेत साफ रहना चाहिए। तो बुआई के पहले जो निराई है आप 20-25 दिन पर कर दें। दूसरी निराई और कर सकते हैं अगर आवश्यक हो। इसके अलावा अगर आप जो रसायन है हमारे खरपतवारनाशी हैं, घास मारने वाली जो दवाएं हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बुवाई के तुरंत बाद 24 घंटे में आप जो है पेंडिमेथेलिन, जो स्टाम्प के नाम से आती है, 2 लीटर दवा 600 से 800 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसको 1 हेक्टेयर खेत में आप छिड़काव कर दीजिए बुवाई के बाद। तो 20-25 दिन तक आपकी कोई घास नहीं आएगी। मोथा कभी कभी आता है। उसके बाद 25 दिन पे आप एक निराई कर दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा इमिजाथापर एक दवा है, इमिजाथापर, जो बुवाई के बाद जब पौधे हमारे 3 सप्ताह के हो जाते हैं तो 20 से 25 दिन तक उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है 2 बार जो हमारी खरपतवारनाशी दवाएं हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक आपकी घास खत्म हो जाती है। खरीफ में पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। अगर बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो 1 या 2 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। पहली सिंचाई बुवाई के करीब 30 दिन पर, जब आपका फूल आने से पहले, और दूसरी सिंचाई जब फूल आ जाए आपका, उसके बाद जब फलियां बननी शुरू हो जाती हैं तब कर सकते हैं। तो खरीफ मौसम में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करेंगे, बरसात होने पर नहीं करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि बीमारियां नहीं आती हैं इन किस्मों में जो हमने किस्में तैयार करती हैं। खाली कीड़े का प्रकोप थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वो भी बहुत कम है। कि अगर कीड़े रस चूसने वाले हैं, पत्तियों पर रस चूस रहे हैं, माहू वगैरह है, तो आप जो हमारी सर्वांगी कीटनाशी हैं, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, उनका स्प्रे करें। जैसे मोनोक्रोटोफास है या इमिडाक्लोरपिड है, इनका 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा ले लें, प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। तो इस तरह से दवाएं बदल करके आप 2 या 3 बार दवाओं का प्रयोग अवश्य करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर 65 से 70 दिन में या 75 दिन में ये लोबिया की फसल मिल जाएगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
हमारे प्रदेश के खरीफ मौसम में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसलों में धान की फसल का एक प्रमुख स्थान है और इस फसल की खेती करने से पूर्व किसान भाई इसकी नर्सरी विभिन्न विधियों से जैसे सूखी विधि, गीली विधि, डेपॉक विधि और श्री विधि इत्यादि से तैयार करते हैं। और इन्हीं विधियों में से चर्चा करने जा रहे हैं श्री विधि के बारे में। इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मिलते हैं कृषि ज्ञान केंद्र उझियानी बदायूं के डॉक्टर SP सिंह से। तेज हवाओं का चलना, तापक्रम में वृद्धि जैसी समस्याओं के चलते जो खरीफ की प्रमुख फसल धान है उसमें किसान भाइयों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है और बहुत ही जो है अपने धान की फसल को वैज्ञानिक तौर तरीके से उगाना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए धान की कम से कम 120 दिन में पकने वाली प्रजातियों का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए और उनमें भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कम पानी चाहने वाली होती हैं। कम पानी में भी अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पूसा 1509 है और आपका सुगंध 5 है, एक नई प्रजाति पूसा 1612 है, नरेंद्र 3 है, इसके अलावा साकेत 4 है। ये जो प्रजातियां हैं और हाइब्रिड की बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रजातियां हैं, तो किसान भाई देख लें कि उनकी जो अवधि है पकने की वो कितना समय है, उनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है। 120 दिन से अधिक की प्रजातियां किसान भाई न लगाएं। और जो प्रजातियां बताई गई हैं ये इस तरह की प्रजातियां हैं जिनमें खड़ा पानी या बाढ़ की तरह सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नमी बनी रहनी ही काफ़ी है उत्पादन अच्छा प्राप्त करने के लिए। तो किसान भाई साथ ही साथ ये देख लें कि धान की एक पद्धति है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी SRI विधि। SRI विधि से धान को यदि लगाते हैं किसान भाई तो उसमें भी पानी की बहुत बचत होती है, उसमें बीज की भी बचत होती है, बीज भी इसमें आधा ही इस्तेमाल होता है। इसमें नर्सरी 10-12 दिन की नर्सरी ही रोपाई के लिए पर्याप्त होती है। इसको किसान भाई एक पॉलीथिन पर भी उगा सकते हैं मिट्टी डालकर और इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा 24 घंटे बीज शोधन करके पानी में भिगोकर और किसी बड़ी पॉलीथिन पर मिट्टी की परत और गोबर की खाद मिलाकर उसको जो है डाल दें तो इसमें 10 से 12 दिन में जो नर्सरी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ मुख्य खेत की रोपनी हेतु 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है एवं इसे मुख्य खेत के आसपास या उसी खेत के किनारे 110 मीटर या 120 मीटर के क्रमशः 10 या 5 क्यारी बनाएं। इन क्यारियों को जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाकर चारों तरफ नाला बना दें। इन क्यारियों में 1/1 के अनुपात में मिट्टी एवं जैविक खाद को मिलाकर भर दें। इसके बाद बीज को समान रूप से 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर बिखेर दें। उसके उपरांत मिट्टी एवं खाद के मिश्रण को ऊपर से पतली परत डाल दें और पुआल से 2-3 दिनों के लिए ढक दें। प्रतिदिन क्यारियों में 2-3 बार हजारे से हल्का सिंचाई करें। इस प्रकार श्री विधि से रोपाई के लिए मात्र 8 से 12 दिन में नर्सरी पौध तैयार हो जाती है। और फिर इसको पहले से पलेवा किया हुआ जो खेत है उसको जो है उसमें पडलिंग करके और इसको जो है 25x25 यानी पेड़ से पेड़ की दूरी भी 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 25 सेंटीमीटर रखकर इसकी रोपाई की जाती है। और इसमें 20x20 पर भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं दक्षिण भारत के जहां 40x40 पर भी इसकी रोपाई करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे एक तो पानी की बचत होती है, साथ ही साथ निराई गुड़ाई में बहुत सहायता मिलती है। एक यंत्र आता है कोनोवीडर। कोनोवीडर से इसकी निराई किसान भाई आसानी से क्रॉस निराई कर सकते हैं, निराई गुड़ाई, और उससे खरपतवारों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। और इससे जो रसायनों पर होने वाला जो पैसा है वो भी बचेगा किसान भाइयों का, और साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। और इससे हमारा जो बासमती जैसे धान हैं
जो विदेशों को जाने में सैंपल फेल हो जाते हैं, तो उनकी गुणवत्ता के चलते जो है विदेशों को हमारा जो है एक्सपोर्ट होगा, इसके रेट बढ़ेंगे, किसान भाइयों को अच्छा पैसा मिलेगा, इसका ये भी लाभ है। और जो है SRI पद्धति से धान को लगाएं, उससे आपकी पैदावार में काफ़ी वृद्धि होगी, आपके बीज की बचत होगी, आपकी निराई गुड़ाई में आसानी होगी, आपकी उत्पादन जो लागत है वो आधी रहेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अधिक पैदावार की चाह में किसानों द्वारा किए जा रहे रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से गुणवत्ताहीन उपज प्राप्त तो होती ही है, साथ ही मृदा की उर्वरता भी खराब होती जाती है। लेकिन यदि हमारे किसान भाई इन रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें गुणवत्ता युक्त उपज तो मिलेगी ही, साथ ही मृदा की उर्वरता में भी सुधार होगा। तो जैविक खादों का प्रयोग किस तरह से करना है तथा इसका महत्व क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सिन्हा। जैव उर्वरक बहुत ही अच्छा साधन है। इसके द्वारा हम अपने भूमि को स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही साथ अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के द्वारा ऐसे खाद का निर्माण किया है जो मिट्टी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना उत्पादकता में आशातीत वृद्धि करते हैं। ये है जैव उर्वरक। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। किसान बंधु, जैव उर्वरकों के द्वारा आप जो रासायनिक उर्वरक देते हैं उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैव उर्वरक के रूप में हमें नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए और पोटास के लिए, सभी के लिए जैव उर्वरक उपलब्ध है। जैसे आप जानते हैं कि अगर दलहनी फसल आप लगा रहे हों तो इसके लिए राइजोबियम कल्चर आता है। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु होता है जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को हमारी भूमि में फिक्स करता है, पौधे के अंदर नोडुल बना करके। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करने के लिए किसान बंधु को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो राइजोबियम कल्चर जिस भी दलहनी फसल के लिए है उसी का उपयोग करना चाहिए। इसको उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसान बंधु को आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ डालकर इसको खौला ले और उसके बाद इसे ठंडा होना दे। ठंडा होने के बाद राइजोबियम पैकेट को उसमें डाल दे और साथ ही 10 किलोग्राम जो बीज है आपका दलहनी पौधे का उसमें डाल करके उसे अच्छी तरह से मिला दे और इसे छाया में सुखा ले। इसके बाद इसका प्रयोग करें। इस तरह से ये कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। इसके अलावा आपके पास दलहनी पौधे नहीं हैं, जो अदलहनी पौधे हैं, खाद्यान्न फसल आप में चाहे धान हो, मक्का हो, गेहूं हो या किसी प्रकार का और भी फसल हो, उसमें के लिए भी हमारे पास जैव उर्वरक उपलब्ध है। इसके रूप में अजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम बहुत अच्छा ही राइजोबियम की तरह ये भी काम करते हैं। अजोटोबैक्टर और एजोस्पेरिलियम धान में आप उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा देखा गया है कि 20 से 30 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है।
किसान बंधु इसका उपयोग आप गोबर के साथ भी कर सकते हैं। इसके प्रयोग से 10 से 12% तक पैदावार में वृद्धि होती है तथा फलों एवं दानों का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। इसके अलावा 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र और स्वस्थ होता है तथा जड़ों का विकास अधिक एवं शीघ्र होता है। इसके अलावा आपके जो वेजिटेबल्स के हैं कंद के रूप में या पौधा को भी हम उपचारित कर सकते हैं इसे। इसके लिए आप 2 से 3 केजी राइजोबियम कल्चर को 10 लीटर पानी में घोल दें और पौध का बंडल बना करके उसे आधे घंटे तक हम डुबा कर रखते हैं। इसके बाद इसे हम इसकी बुआई कर सकते हैं। इस तरह से इसे हम पौधों का उपचार कर सकते हैं। सेम अगर कंद को उपचारित करना हो तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, 2 किलोग्राम इस कल्चर को एजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम को 10 लीटर पानी में घोल दीजिए और पूरे कंद को डाल के आधे घंटा तक उसमें रखिए। इसके बाद इसे सुखा करके आप लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए फास्फोरस सोलोजाइजिंग बैक्टीरिया आता है। इस कल्चर का भी प्रयोग किसान बंधु कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है इसके बढ़ाने के लिए कि 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ आप 2 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर और 2 किलोग्राम पीएसबी फास्फोरस सोलोजाइजिंग कल्चर को सड़ी हुई गोबर में मिला दीजिए और इसे रात भर छोड़ के दूसरे दिन अंतिम जब जुताई करते हैं तो खेत में इसका बुरकाव कर दीजिए। माइकोराइजा जैव उर्वरक है जो कि अपनी जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधों को तुरंत उपलब्ध कराती है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश एवं कैल्शियम की उपलब्धता बढ़ती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपको उस भूमि में आप एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम या राइजोबियम ये सभी जीवाणु खाद आ जाते हैं और इस तरह से उस खेत में जो भी पौधे हम लेते हैं वो स्वस्थ होते हैं। साथ ही साथ अब रासायनिक उर्वरक जो देते हैं उसको बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मलिहाबाद जिला लखनऊ के मंजीत चौधरी ने। आपने आम के बाग में फल मक्खी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आम को फल का राजा कहा जाता है। जैसे राजा का बहुत शत्रु होता है वैसा ही आम की बाग में बहुत कीड़े आता है, शत्रु की जैसे आम को नुकसान कर देता है। आम के बागान में इस समय जिस कीट का सबसे अधिक प्रकोप देखने में आता है वह है फल मक्खी। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक फेरोमोन ट्रैप है, इसका नाम है मीथाइल इथेनॉल फेरोमोन ट्रैप। ये सारे मादा कीटा को अट्रैक्ट कर देता है। इसका ट्रैप को लगाना है बाग में 10 ट्रैप चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। इस ट्रैप आप भी बना सकते हैं। एक बिस्लरी बोतल लेके उसको काट के उसके अंदर एक लकड़ी से अल्कोहल, मिथाइल इथेनॉल और मेलाथियन का 6 ml, 4 ml, 1 ml 6:4:1 से मिला के 24 आवर्स भिगो के बाद उसको ट्रैप बना के आप लगा सकते हैं। इससे फल मक्खी उसके अंदर आके गिर जाएगा, इससे आपका फल नुकसान नहीं होगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है घोघरा बलिया के रघुवीर वर्मा ने।
आपने दुधारू पशुओं में टीकाकरण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो आने वाले बरसात की मौसम में हमको सावधानी अपनाना पड़ेगा ताकि हमारा जो जानवर है, जो पशु हैं, उनका जो दूध देने का जो क्षमता है और वो भी सही रहे, उसके साथ साथ वो बीमारी में ना आए। एक तो हो गया गोड़गट्टू, दूसरा हो गया सूजा, उसको हम बोलते हैं ब्लैक वाटर, तीसरा है मुंह का रोग। मानसून आने से पहले हम उन 3 बीमारी के अगेंस्ट में टीकाकरण करवाते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। जितने भी आपके पास जानवर हैं, आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में जाके जो टीका है आप परचेज करें और सभी जानवर को आपको टीकाकरण बहुत जरूरी अनिवार्य है, क्योंकि अगर एक एनिमल को ये बीमारी हो जाता है तो आपके पास जितने भी जानवर हैं उनको भी ये बीमारी फैलने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये खाने पीने के साथ भी वो दूसरे एनिमल्स में जा सकते हैं। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आपको सभी एनिमल्स को, सभी जानवर को टीकाकरण बहुत जरूरी है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें तिल की उन्नत खेती, वर्षा जल संरक्षित करने की तकनीक और इसकी उपयोगिता। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।